हेलो, जय हिंद साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे मैथ की क्लास है और बाकी सब्जेक्ट की क्लास है नियमित रूप से चल रही है। जो भी विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं वो आए और पढ़ाई कीजिए। अपने प्रश्नावली चल रही थी संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में देखो आगे वाला टाइप क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 26 का भाग दिया जाए तो 15 शेष रहता है। यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष रहेगा। ठीक है, यानी कोई संख्या है, पता नहीं संख्या कौन सी है, यदि उसमें 26 का भाग दें तो कितना शेष रहता है 15, और यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष रहेगा। इस सवाल को करने का एक आसान तरीका होता है, तो पहले देखो हम इसको मेथड से करते हैं एक बार पूरा। जैसे मैं मान लूँ हमें जो संख्या पता नहीं, पर वो संख्या मान लूँ मैं, वो संख्या है x, क्या मान लूँ x। ठीक है, उसमें ये कह रहा 26 से भाग देना है। मान लो मैंने 26 से भाग दे दिया, 26 से भाग दिया मान लो, ठीक है, और भाग मानो एक बार गया पूरा पूरा जाएगा। फिर ये कह रहा पीछे शेष बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा 15, यानी 26 का 26, और मैं इसमें से 26 घटाऊंगा तो पीछे कितना बच जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ से वह संख्या निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, देखो इधर ध्यान दो आप। जैसे कोई संख्या है 15, इनमें मैं 4 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 4 3 12, और पीछे कितना बचेगा 3। अब मुझे अंदर वाला वापस 15 लाना, कैसे लाऊंगा मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, 4 और 3 को, ठीक है, और शेषफल फिर जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस शेषफल कितना बचा था 3, और 4 3 12 प्लस 3 15, यानी बीच वाली संख्या आ गई ना ये वाली। तो ये x का मान लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्या को गुणा करना पड़ेगा, यानी 26 प्लस 26 इंटू 1, और प्लस में क्या करना पड़ेगा शेषफल जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो 26 से 26 और 26 प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई 41 हो जाएगा ना, 41। तो मान लो कि वो संख्या 41 है। 41 में 26 का भाग दूं तो 15 शेष रहता है। फिर आप कह रहे कि आप 15 का भाग नहीं दो, उसमें किसका भाग दो 13 का, तो 41 में 13 का भाग दे दो। ठीक है, तो 41 में 13 का भाग दूंगा तो 13 3 39, 3 बार जाएगा, सॉरी हाँ, कितना बचेगा पीछे 2 बचेगा ना, तो शेषफल आ जाएगा 2। अपन को पूछा शेषफल कितना बचेगा 2। ठीक है, पर ये तो एकदम मेथड है, इस मेथड से नहीं करना आपको। देखो यहाँ पे 26 का भाग देने की बात कर रहा, यहाँ पे 13 की बात कर रहा, यानी दोनों गुण जाए, 13 का गुण जाए 26, तो बड़ी संख्या होगी तो 13 26 काट देगा, फिर जो बचेगा उनको 13 काटेगा, 13 का भाग जाएगा। तो आपको क्या करना, आगे जो शेषफल बचता है उसमें सीधा 13 का भाग देना है। शेषफल कितना बच गया 15, तो इस 15 में आप 13 का भाग दे दो। जैसे 13 का भाग दोगे 13 एकम 13, पीछे कितना बच जाएगा 2, और 2 आपका उत्तर हो जाएगा। इतना ही करना है आपको। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, ये कह रहा किसी संख्या में 38 का भाग दिया जाए तो 24 शेष रहता है, उस संख्या में 19 का भाग दिया तो कितना शेष रहेगा। देखो 38 19 का गुणज है, ठीक है, यानी किसी संख्या में 38 का भाग दिया जाए तो 19 शेष रहता है, 19 नहीं 24 शेष रहता है, और उसमें 19 का भाग दिया तो कितना शेष रहेगा। तो अपन को क्या करना है, शेषफल में ही भाग देना है। आगे वाली संख्या का शेषफल कितना बच गया 24, 24 में किसका भाग देना है 19 का। कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 19 एकम 19, कितना बचेगा पीछे बचेगा 5 घटाओगे तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 5। हो गया ना आसान सवाल। आगे वाला देखो इसी टाइप का ये क्वेश्चन और है। यदि किसी संख्या में 14 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए 14 से, तो शेषफल 11 रहता है, और उस संख्या में 7 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल रहेगा। शेषफल में भाग दे दो 7 का, आगे वाली संख्या का भाग देना है शेषफल में। शेषफल है 11, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचेगा पीछे 7 और 4 11, तो 4 बच जाएगा। अपना उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आसान हो गया ना, आगे बढ़ू। हाँ भाई, ये एक स्टेटमेंट है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट कर यानी पलट कर लिख दिया जाता है और उस संख्या में जोड़ दिया जाए, नई बनी संख्या हमेशा किस संख्या से भाज्य होगी। जैसे भाई दो अंकों की कोई संख्या कुछ भी ले लो, जैसे मैं ले लिया 35 ले लिया, और इनको पलट के लिख दिया। पलट के लिखूँ 5 पहले लिखूंगा 3 बाद में लिखूंगा, और फिर इसको जोड़ दिया जाए, बोला जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उनका योग होगा वो किससे भाज्य होगा। तो जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। अब ऐसे तो ये 2 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, और एक ऐसी संख्या है उससे हमेशा भाज्य होगा, तो वो संख्या क्या होगी 11। आप 11 का भाग दोगे तो 11 8 88, ठीक है, 8 बार जाएगा। इस प्रकार एक उदाहरण में और लूँ अगला।
देखो कोई संख्या ले ली मैंने 23, तो क्या हो जाएगा ये 43। तो देखो कितना हो जाएगा ये 7 और 7 77 हो जाएगा। 7 का जाएगा पर 11 का भी जाएगा, यानी 11 का हमेशा जाएगा 7 बार। और कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो बड़ा ले लूँ मैं 78। 78 का उल्टा कितना हो जाएगा 23 का 43 क्यों लिया मैं यहाँ पे, 23 का लेना था मेरे को 32। 23 का कितना लेना था यहाँ पे 32, और 23 और 32 कितना हो जाता जुड़ के 55 होता ना, तो यहाँ पे आता 55। और 55 में किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा हमेशा 5 बार। ठीक है 5 का जाता है पर 11 का हमेशा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 11 का जा रहा है, यहाँ पे भी 11 का जा रहा है। 78 का उल्टा हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा देखो 7 8 15 और 7 8 15 और 16 165। इसमें भी 11 का भाग जाएगा। देखिए देखो 11 का 11 पीछे बच गए 5, 11 5 55। तो आपको याद रखना है कि यदि कोई दो अंकों की संख्या है उसके अंक को पलटकर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या हमेशा 11 से भाजी होगी। ठीक है, सीधा स्टेटमेंट भी आता है, इस प्रकार का एक सवाल आता है। देखो कोई संख्या, कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या, अंकों की संख्या एक्स वाई है। यदि इनके अंकों को, यदि इनके अंकों को उलटकर जोड़ दिया जाए, उलटकर जोड़ दिया जाए तो इनका योग हमेशा हमेशा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हमेशा किस संख्या से भाजी होगा, हमेशा किस संख्या से भाजी होगा। इस प्रकार का आपको सवाल दे देगा। ऑप्शन देकर देगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 3। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर 11। यानी अंकों का योग पूछे तो कौन सा हो जाएगा 11। अब देखो, अब आगे वाला देखते हैं। ये था कि भाई दो अंकों की संख्या उलटकर जोड़ दिया जाए। आगे वाला होगा दो अंकों की संख्या को उलटकर घटा दिया जाए तो वो संख्या किससे भाजी होगी। वही देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर उस संख्या में से, जो संख्या थी उनमें से घटाया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, कोई भी संख्या है और जैसे मैं ले लिया 84, अब इनका पलट दिया और कितना हो गया 48। घटा दो, घटाओ 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, तो हो गया 36। तो यदि अंकों को, दो संख्या के अंकों को उलटकर जोड़े तो वो संख्या होगी 11 से भाजी, योग करे तो, और अंतर करे तो किससे भाजी होगी, हमेशा 9 से भाजी होगी। ठीक है, आप इसमें 9 का भाग दे के दोगे तो 9 का भाग जाएगा 9 चौक 36। तो आपका दो चीज याद रखनी है, उलटकर जोड़े तो 11 का भाग जाएगा, उलटकर घटाए तो किसका भाग जाएगा 9 का भाग जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। देखो मैंने ले लिया 78, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 87। घटा दो, अब बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली है, बड़ी में से छोटी घटाओ, उत्तर माइनस में आ गया, कोई बात नहीं, भाग तो माइनस में जाएगा ना, तो घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा 9 ही बचेगा। ठीक है, और 9 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, माइनस एक बार जाएगा, पर भाग की बात हो रही है, माइनस प्लस की बात हो नहीं रही यहाँ पे। अब इस पे वो सवाल बनाओ, कोई जरूरी नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाली संख्या देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाजी है, 9 से भाजी है। भाई 9 से भाजने का नियम क्या बताया था, कल 2 दिन पहले पढ़ा था, अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है,
या फिर अंकों को जोड़ो, 9 बना के काट दो, 9 का ना 9 का पावर जिसमें जाता है उनको काट दो। तो देखो 9 बना के काटना अपन को, पहले में देखो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, इसमें तो 9 का भाग जाएगा, एक तो हो गई राइट। अगला चेक करना चाहो, देखो 5 और 4 9, ये तो कट गया और ये हो गया 6, इसमें जाएगा नहीं। 5 और 4 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 बच गया, इसमें जाएगा नहीं। 5 और 4 9 जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए। आगे वाला सवाल देखो, इनमें से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, 6 से भाज्य। 6 के भाज्य का नियम क्या होता है, मैंने आपको कि भाई जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है उस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा, 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो, यानी उस संख्या में 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए 6 का भाग जाने के लिए। तो पहले तो आप 2 से भाज्यता का नियम पता करो, तो पीछे 2 में भाग 6 में भी जाएगा, 2 के भाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 में तो इसमें भी जाएगा 2 का भाग, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो 2 का तो अपन चेक कर लिया, अब करो 3 का। 3 का करने के लिए अंकों का योग 3 करके काटो, देखो 3 में जाएगा, 4 और 2 6 में जाएगा, 6 में जाएगा, 5 बच गया, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो छोड़ो। अब देखो 6 में जाएगा, 8 और 7 15 है, 15 में 3 का भाग जाएगा, जाएगा ना, और 5 और 4 9 में 3 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें देखो 9 में 3 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा, 7 और 2 9 में 3 का भाग जाएगा, 5 बच जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, 4 और 2 6 में 3 का भाग जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी वाला, 15 45 678। आगे वाला देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से भाज्य है। अब मैंने 12 से भाज्य नियम तो आपको पढ़ा या नहीं है? पर आपको मैंने पढ़ा 11 तक, 11 तक में सब शामिल हो जाता है। 12 12 बनता किससे, दो अभाज्य संख्या ले, भाई 12 किससे बनेगा, 12 बनेगा 4 × 3 से। जैसे कि 6 था, 6 का भी मैंने लिखा है, 6 का क्या लिखा, जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाता है 2 × 3 6 होता है, उसी प्रकार 12 कितना होता है 4 × 3। यानी जिस संख्या में 4 का और 3 दोनों का भाग जाएगा उस संख्या में 6 का भाग भी, सॉरी 12 का भाग भी जाएगा। तो यानी अपन को 4 का भाज्यता का नियम भी पता है और 3 के भाज्यता का नियम भी पता है, तो 12 का भाज्यता का नियम की जरूरत है नहीं। इधर ध्यान दो, अब कह रहा है कि पहले 4 से पता कर लो, 4 से पता करने के लिए पीछे वाली दो संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें भी जा रहा है, 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 चारों संख्या में जा रहा है, तो ठीक है। अब 3 से चेक करो, 3 से करने के लिए 3 का भाग जाना चाहिए, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, 2 और 3 जा रहा है, 5 और 4 9 जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी चेक कर लो, नहीं होगा, 3 में जा रहा है, 2 और 1 3 में जा रहा है, 4 और 4 8 बज गया, नहीं जाएगा। 3 में जा रहा है, 2 और 1 3 में जा रहा है, 4 बज गया, ठीक है। 3 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 2 और 3 में जा रहा है, 4 बज गया, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी जिस संख्या में 3 व 4 दोनों का भाग जाता है उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा, ये 12 का भाग भी जाएगा, ये भाज्यता का नियम है 12 का। आगे वाला सवाल लो, एक और भाज्यता का नियम भी है, ये सारे PYQ है ना, रेलवे में पूछे गए हैं ज्यादातर, रेलवे NTPC वगैरह में। ये अच्छा सवाल है, ये आपको दे दिया कि 34 की, क्या दिया है 34 की कोई संख्या के पे कोई एक अंक है 5 6 की, और ये 6 से पूर्ण भाज्य, इसमें 6 का भाग जाता है, क्या दिया, क्या 6 से भाज्य है, तो के का मान ज्ञात करो। अब 6 के भाज्यता का नियम क्या है, हाँ के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करो, तो यहाँ पे के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करो, के का कुछ मान आना चाहिए। चलो कोई नहीं, पहला आप इसको, यहाँ पे कोई मान आएगा वो क्या आ सकता, या तो बड़ा सबसे बड़ा है 8, क्योंकि सम संख्या आएगी तो ही 2 का भाग जाएगा, भाज्यता नियम है कि 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, तो 6 के भाज्यता नियम में 2 का भाग अंतिम अंक में जाना चाहिए, तो अंतिम अंक क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, सॉरी या तो 8 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 0 होगा, इनमें से कोई एक अंक होगा, ठीक है। तो देखो अब आप बाकी अंकों को काट दो, जैसे 6 के भाज्यता नियम है तो 2 का भाग तो इनमें से जाएगा ही जाएगा, आप 3 बना के काटो, ये कट गया 3 से, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 5 और 4 9, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। अब बचा अपन के पास k + k। अब इन k का मान ऐसा लो कि इनको जोड़ने पर इसमें 3 का भाग जाए, तो यदि मैं k का मान 8 ले लूं तो 8 + 8 तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर मैं लूँ 6, तो 6 + 6 हो रहा है 12, और 12 में 3 का भाग जा रहा है 4 बार, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 4 लोगे 4 और 4 8 हो जाएगा, उसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, और 2 लोगे
तो 2 और 2 4 हो जाएगा, उसमें जाएगा नहीं तो 0 ले सकते हो। 0 और 0 तो हो जाएगा 0। 0 में 6 का 3 का भाग जाता है तो इसका 0 और 6 उत्तर होगा। पर अपन को पूछा है बड़ा मान कौन सा होगा, तो बड़ा मान कौन सा होगा 6। तो अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया। क्वेश्चन कह रहा है 72 किससे, ये भी 6 से बाजी है। 72 के 4 6 0 के, यहाँ पे 2 के का मान है। 6 से बाजी है तो 6 से बाजी नहीं, मैं कि जिस संख्या में 2 का भाग जाए 3 का भाग जाए उसमें 6 का भाग जाए। और अब की बार क्या पूछा है, कोई इनमें से एक अंक लाना है। तो एक ही का अंक आपको पता है क्या आएगा भाई, 0 2 4 6 8 में से आने वाला है। और यहाँ पे भाई साहब ने 9 दे दिया तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। 7 दे दिया, यह तो उत्तर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सम संख्या आएगा तो ही 2 का भाग जाएगा पीछे वाला अंक में। तो पीछे वाला अंक मतलब के का मान जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, सेम अंक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे तो या तो आएगा 8 या आएगा 4, दोनों में से एक आएगा। या तो आएगा 8 और या आएगा 4, इनके अलावा कोई अंक नहीं आएगा। अब कट्टे उनको काट दो, 6 में 3 का भाग जाएगा, 4 और 2 6 में 3 का भाग जाएगा। अपन के पास बच कितना गया, 7 बच गया, प्लस के बच गया, प्लस के बच गया। अब के का कुछ मान लो, यदि मैं 8 ले लूँ तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी, यहाँ पे 7 है। 8 और 7 15 में 3 का भाग जाता है, 8 में नहीं जाएगा तो 8 तो अपन ले नहीं सकते। अपन को लेना जिसमें भाग पूरा पूरा जाए, तो क्या लेंगे। तो देखो अब देखो 7 का तो 7 यहाँ पे है, के का मान 8 नहीं ले सकते तो मैं 4 ले लूँ और फिर मैं 4 ले लूँ। इसका भी 4 इसका भी 4, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग जाता है, जाता है तो इसमें भाग जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 वाला राइट हो जाएगा। 4 वाला क्या हो जाएगा राइट, 4 राइट है ना। 9, अरे 9 में कौन सा, x का मान 9 नहीं ले सकते ना। किसका मान नाम बोल रहे हो आप। हाँ यहाँ पे 9 लो भाई, यहाँ पे 9 नहीं ले सकते। यहाँ पे k का मान सम संख्या ही ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले भाजक नियम कहता है कि अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ के 2 का भाग कब जाएगा, 9 में 2 का भाग जाता नहीं तो 9 लेंगे नहीं पहले ही। ठीक है, पहले ही काट देंगे। 11 से बचते नियम याद है किसी को, 11 बचते नियम क्या था कि भाई कोई संख्या दी है, उसके एक अंक विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर में यदि 0 या 11 का मतलब 11 का भाग जाता हो तो संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो अपन को क्या करना है, संख्या उतार दो। यहाँ पे संख्या है n, फिर बाद में क्या है 5 और 9 2 और 1। अपन को एक संख्या छोड़ के एक संख्या लेनी है, एक संख्या छोड़ के एक संख्या लेनी है। इनमें 1 ले लूँ, फिर 9 ले लूँ, फिर n ले लूँ। तो n प्लस 9 और ये कितना हो गया 10, बराबर में देखो 5 और ये कितना हो जाएगा 2 7, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे थे n प्लस 10 और यहाँ पे है 5 और 2 7। अब देखो n का मान कुछ ऐसा ले, n का मान क्या ले, हाँ 0 नहीं होगा, यानी दोनों का मान बराबर होना चाहिए। अब बराबर होगा नहीं तो मैं इनको वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3। जैसे n को 10 को मैं उधर ले जाऊं तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 हो जाएगा। तो n बराबर कितना बचेगा माइनस का 3। यानी n का मान मुझे माइनस का 3 मतलब अब 9 में कितना कम पड़ रहा 3, 11 का बचा था नहीं में, तो 11 में कितना जोड़ू ताकि 11 हो जाए इस 7 में। तो 8 7 8, 1 मिनट रुको वापस देखो, यहाँ तक ठीक है ना। n प्लस 10 यहाँ पे आ गया n प्लस 10, यानी ये कुछ मान है। अरे यार 1 मिनट वापस लिखूँ मैं, ये देखो ये पेन है ठीक है। एक अंक छोड़ो, 9 और 1 10, 10 हो रहा है n प्लस 10, यहाँ पे हो गया n प्लस 10। और फिर घटाओ, क्या घटाओ, इनमें से दूसरा दो, इनको जोड़ दिया मैं अलग वाले को, फिर अलग वाले को जोड़ दिया, ये कितना हो गया 5 और 2 7। इनका अंतर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे आप घटाओ तो कितना हो जाएगा n प्लस 10 और माइनस 7। ठीक है, और इनका अंतर कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 3 बचेगा। ठीक है, n प्लस 3 बचेगा। और क्वेश्चन वाला कह रहा है क्या आना चाहिए अंतर, अंतर क्या तो आना चाहिए 0। ठीक है, 8 और 3 11, हाँ
तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 3 11, जैसे n का मान कुछ लेना अपन को, कब जाएगा, जब 11 होगा जब जाएगा, तो n का मान कुछ ले, इनमें से क्या ले n का मान, यदि मैं n का मान ले लूँ 9, तो 9 और 3 तो हो जाएगा 12, 12 में 11 का भाग जाएगा नहीं, फिर मुझे 7 लूँगा तो 7 और 9 10 हो जाएगा, उसमें भी नहीं जाएगा, 6 लूँगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो होगा 7 प्लस कितना, सॉरी 8 प्लस, तो 8 प्लस क्या लेना पड़ेगा 3, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में इसका भाग जाता है, तो यहाँ पे क्या मान हो जाएगा उसका n का मान 8 हो जाएगा, है ना। आगे देखो 100 के कितने गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक है, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज, दो अलग अलग चीज होती है, दोनों देख लेते हैं। एक होता है गुणज जिनको कहते हैं मल्टीपल, ठीक है, और एक होता है ये गुणनखंड जिनको बोलते हैं फैक्टर। अंतर क्या होता है देखो, जैसे मैं कोई संख्या ले ली 12, ठीक है, तो आपको पूछे 12 का मल्टीपल क्या है, 12 का गुणज क्या है, तो 12 के टेबल इसका गुणनखंड है, मतलब गुणन 12 गुणज है 12 24 36 48 7 डॉट डॉट अनंत तक चलेगी, ठीक है। और फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो इसका फैक्टर होगा। जैसे 12 में किसका भाग जाएगा, 12 में भाग जाएगा, एक तो 1 का जाएगा तो ये 12 का गुणनखंड है, फिर किसका जाएगा 2 का तो ये 12 का गुणनखंड है, 3 का तो ये 12 का गुणनखंड, 4 का तो ये 12 का गुणनखंड है, 6 का तो ये 12 का गुणनखंड है, फिर 12 का तो ये 12 का गुणनखंड है। तो 12 का गुणनखंड तो इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 12 के गुणनखंड तो 6 होंगे, जबकि 12 के गुणज कितने होंगे, अनंत होंगे। भाई 12 की टेबल तो अनंत तक जाएगी, कितनी बोलो, 12 से मल्टीपल करते जाओ, 100 से करो, 200 से, 500 से, 1000 से, वो सब 12 का मल्टीपल होगा। तो देखो मल्टीपल होता है वो होता है अनंत, मल्टीपल क्या होता है अनंत, कोई लिमिट नहीं होती है। और फैक्टर क्या होता है लिमिटेड होता है, ये क्या होता है लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है मतलब निश्चित होते हैं। इनके 12 6 गुणनखंड होंगे तो 6 ही गुणनखंड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब अपन को पूछा है कि भाई 100 के गुणनखंड ज्ञात करो, तो पहले मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताया 12 के गुणनखंड आए गए 6 आ गए, कितने आ गए 6 आ गए ना, निकाल कितने आए 6 आए। और ऐसे तो निकाल नहीं सकते, बड़ी संख्या 100 है तो 100 को तो पता नहीं हुआ, कई बार फिर 500 के समथिंग पूछेगा, 546 542 तो संभव नहीं है। तो आसान तरीका निकालो, आप 12 का फैक्टर कर दो, 12 का क्या कर दो फैक्टर मतलब गुणनखंड कर दो। 2 का भाग देखो कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 का भाग देखो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का भाग देखो कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार, तो ऊपर घात में लिख दो कि भाई 2 2 बार आया, ठीक है मल्टीपल। 3 कितनी बार आया 1 बार, तो 3 की घात में ऊपर लिख दो 1, ठीक है, उसकी पावर ऊपर लिख दो, जो संख्या आई उनके ऊपर लिख दो कि भाई 3 आया 2 आया 2 बार तो मैं ऊपर लिख दिया, क्योंकि 2 2 बार आया, 3 1 बार आया तो मैंने 1 ऊपर लिख दिया। अब देखो अब इसमें क्या करना है, एक एक घात मन से अपन को प्लस करनी है, जैसे 2 है तो 2 प्लस 1 करना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो अपन को क्या करना है 1 प्लस 1 करना है। अब करूँगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और इनको गुणा करना किससे 1 प्लस 1 और 1 2 से, और 3 और 2 कितना हो गया 6। तो इनके मल्टीपल 12 के फैक्टर कितने थे 6 गुणनखंड थे, तो इनके भी कितने आ गए 6 आ गए। तो करने का तरीका क्या है, पहला जो संख्या दी गई उसका गुणनखंड करो, फिर उनके गुणज को उसके गाता में लिखो, 2 है तो 2 की घात 2, 3 है 1 बार 3 की घात 1, फिर गाता में एक एक ऐड करो, फिर उनको गुणा कर दो, ठीक है। अब इस प्रकार देखो 100 वाला लेते हैं, 100 वाला लेते हैं, 100 वाला कहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखो 100 का गुणनखंड कर दो, आप क्या कर दो 100 का गुणनखंड कर दो, कौन सा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, 100 का अभाज्य गुणनखंड करो, किससे भाग दोगे 2 का देंगे ना, अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटी संख्या का भाग दो, 2 का भाग दूंगा मैं 50 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दूँ कितनी बार जाएगा 25 बार। अब तो 2 का जाएगा नहीं, फिर 5 का देखो कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 का देखो कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब इनको लिख दो, 2 कितनी बार आया 2 बार, तो आप लिख दो 2 की घात 2 इंटू 5 कितनी बार आया 2 बार, तो ऊपर लिख दो 2 की घात 2। फिर मैंने बोला घात में एक जोड़ के ऐड कर दो, गुणा कर दो, घात में एक जोड़ दो, 2 है तो 2 की घात आप 2 प्लस 1 लिख दो, ठीक है, और इसका भी 2 की घात 2 प्लस 1 लिख दो, तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये भी हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे 9 गुणनखंड हो जाएंगे,
कर लो, इस टाइप का भी सवाल आएगा तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 और 12 को छोड़कर 12 के कितने गुणनखंड? 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है 1 और 2 को, तो 1 और 12 खुद को छोड़ दो, एक तो 1 को छोड़ दो, एक 12 को छोड़ दो, जो बाकी गुणनखंड बचे हैं उनकी संख्या ज्ञात करो। वैसे अभी निकाले थे थोड़ा टाइम पहले, और अपन आपको बता देते हैं करके। हाँ, 12 के गुणनखंड कितने होंगे भाई? 12 का, अभी देखो 12 में किसका भाग जाएगा? एक तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। ये 12 के गुणनखंड है ना। गुणनखंड का मतलब 12 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, उस संख्या में किस। इसने बोला 1 और 12 को छोड़ दो, एक तो 1 को छोड़ दो, एक 12 को छोड़ दो। मैंने 1 को छोड़ दिया और 12 को छोड़ दिया, तो पीछे कितने गुणनखंड बच गए? 4 बच गए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया अलग सवाल। इसमें भी गुणनखंड है पर इसका करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, आसानी है, सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। देखो, पहले बात कर रहा है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम दिया इसने? अभाज्य गुणनखंड। यानी संख्या सिर्फ जो संख्या होती है वो अभाज्य होनी चाहिए, भाज्य नहीं होनी चाहिए। इधर देखोगे तो देखो 9 भाज्य संख्या है, 9 3 × 3 से बना है। ठीक है, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, चारों बाकी ठीक है भाज्य। तो इसको भी आप अभाज्य संख्या में चेंज करो। ठीक है, इसको मैं अभाज्य संख्या में चेंज करूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा 3 × 3, और 3 × 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं, और इस पूरे की घात है 11। ठीक है, इंटू, फिर है 5 की घात 7, और क्या आगे? इंटू में 7 की घात 5, 7 की घात 5, और इंटू में आगे 3 की घात 2, इंटू 17 की घात 2। ओके, अब यदि कोई कोष्टक में जैसे ए और बी है, ए और बी और इनकी घात n है, तो ये बाहर निकल के हो जाएगा a की घात n इंटू बी की घात n। यानी घात अलग अलग बढ़ जाएगी, तो इसमें भी ये घात बढ़ेगी, 3 की घात 11 इंटू 3 की घात 11, दोनों में बढ़ेगी बराबर। ठीक है, इंटू, फिर आगे बच्चा 5 की घात 7, 7 की घात 5, और 3 की घात 2, और 7 की घात 2। हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, जब ऐसा सवाल आए अलग अलग अभाज्य संख्या में तोड़ दिया, फिर उनकी घातों को सीधा सीधा जोड़ दो। यहाँ पे कितनी है? 11 और 11, 11 और 11 कितनी हो गई? 22, प्लस 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 जोड़ दो इसमें, ये कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। तो इनके टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 38 हो जाएंगे। आई होगी बात समझ में, है ना। क्या करना है? पहले सारी जो संख्या है उनको अभाज्य में तोड़ो, फिर घात लगाओ, फिर घातों को जोड़ दो सीधा सीधा। घातों को जोड़ोगे वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस टाइप का एक सवाल और है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 6 की घात, 35 की घात और 11 की घात। देखो इसमें कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, कौन सा नहीं है? इसमें देखो ये तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। तोड़ो 2 को, 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3 लिख सकते हो ना भाई, 2 × 3 6, तो 2 × 3 6, 6 की पावर है 7। ओके, फिर आगे देखो, आगे 35, 35 को आप क्या लिख सकते हो? 7 × 5 या 5 × 7, 7 5 35 होता है ना, तो आप इसको लिख दो 5 × 7, लिख दिया, और ऊपर पावर कितनी है? 3। ओके, आगे देखो 11, 11 तो अभाज्य संख्या है तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो 11 की पावर कितनी है? 10। अब इनको आप लिख दो आगे करके, अलग 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 लिखोगे तो ऐसे लिखो, यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 7, यहाँ पे हो जाएगी 3 की पावर 7, यहाँ पे हो जाएगी 5 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगी 7 की पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर, सॉरी 11 की पावर 10, 11 की पावर 10। और आगे मैं बताया घाता जोड़ दो, आगे क्या कर दो? घाता जोड़ दो। देखो 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30, तो घाता का योग 30 आएगा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 30। इस प्रकार के सवाल आते हैं। सवाल शायद कंप्लीट हो गया आज का, है ना। थैंक यू।